गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीडी पीजी कॉलेज लालसोट दौसा के इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में, और जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, परिवर्धन जैविकी है, उसमें किन किन फेजों का स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, परिवर्धन जैविकी क्या है। सबसे पहले डेवलपमेंटल बायोलॉजी, दो वर्ड आते हैं, एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एक एम्ब्रियोलॉजी। दोनों में क्या अंतर है देखिए। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी। क्या है देखिए, परिवर्धन जैविकी में अपन युग्मकों का निर्माण, उनका निषेचन, फर्टिलाइजेशन, उनका कायांतरण और पुनरुद्भवन जैसी जो रीजनरेशन क्रियाएं हैं, उसके बाद एजिंग के लक्षण किस प्रकार से आते हैं। मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अपन जाइगोट बनने से लेकर, मेल और फीमेल जब मिलते हैं, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, वहां से लेकर और उसकी जैविक मृत्यु तक का अध्ययन करते हैं किसके अंदर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी के अंतर्गत। देखिए इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण, इसके अलावा फर्टिलाइजेशन, निषेचन, कायांतरण एवं पुनरुद्भवन का आदि क्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, परिवर्धन जैविकी क्या है। स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन हुआ, क्या बने, युग्मक बने, गैमिट्स बने। ये गैमिट्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज से लेकर ये द्विगुणित कोशिका से लेकर एक एम्ब्रियो का निर्माण, एक भ्रूण का निर्माण, और उसके बाद में उसका जब जन्म हो जाता है, उसके बाद में विरूपता है, पुनरुद्भवन है, कायांतरण है, इन सब की स्टडी की जाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, जिसमें एक प्राणी की जाइगोट से लेकर, मेल और फीमेल मिलने से लेकर उसकी जैविक मृत्यु तक का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की उस शाखा को अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धन जैविकी कहती हैं। देखिए एक आता है एम्ब्रियोलॉजी। नंबर 2 क्या आता है, एम्ब्रियोलॉजी आता है। एक मिनट, भ्रूण की, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण की। इसमें देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एम्ब्रियो प्लस लॉजी। एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण और लॉजी मीन्स होता है स्टडी या अध्ययन। जिसमें भ्रूणों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस बात को इस प्रकार से बोलूं कि एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ही एक शाखा है, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल मात्र एम्ब्रियो का अध्ययन किया जाता है, भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसमें भ्रूण के अध्ययन के साथ साथ कायांतरण, उसमें फर्टिलाइजेशन और उसमें पुनरुद्भवन, रीजनरेशन किस प्रकार से होता है, इन सारी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ओके।
ये आपको समझ में आया। अब देखिए आज अपन क्या पढ़ेंगे कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, परिवर्धन जैविकी है, उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, कौन कौन सी फेजेज इंक्लूड होती हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी, दोनों में अंतर समझ में आया। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अपन युग्मक निर्माण, निषेचन, इसके अलावा उनका कायांतरण और पुनरुद्भवन आदि क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि एम्ब्रियोलॉजी एक छोटी शाखा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, जिसमें हम भ्रूणों का, एम्ब्रियो का अध्ययन करते हैं, एम्ब्रियो का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी स्टेपेज होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिसके दौरान डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जिनका अपन अध्ययन करते हैं। देखिए मेल और फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल ये क्या है? मेल और फीमेल सेक्स है, लिंग है नर और मादा। अब देखिए नर और मादा में गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, युग्मक प्रेजेंट होते हैं, गोनाड्स होते हैं। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के अंदर गोनाड्स टेस्टिस, जबकि फीमेल के अंदर जो गोनाड्स है वो क्या है? ओवरीज प्रेजेंट होती है। फीमेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ओवरी प्रेजेंट होती है। इसे क्या बोलेंगे? वृषण। और ये क्या है? ये अंडाशय। वृषण और अंडाशय उपस्थित होते हैं। देखिए गोनाड्स, अगर मेल की बात करूं तो टेस्टिस प्रेजेंट होता है, फीमेल में ओवरी प्रेजेंट होती है। देखिए अब जो ये टेस्टिस और ओवरी है, इसके अंदर जो गोनाड्स हैं इनमें गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? गैमेट का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो इस क्रिया को अपन कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ ओवरी के अंदर oogenesis की प्रोसेस संपन्न होती है। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि जो ओवरी है उसके अंदर oogenesis की क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए oogenesis के दौरान और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ये क्या है? इनके दौरान गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म बनता है, स्पर्म का निर्माण होता है, जो इस प्रकार से संरचना होती है। जबकि oogenesis में ओवरी में oogenesis की प्रोसेस के दौरान ओवम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से। अब देखिए मेल और फीमेल सेक्स थे। मेल में टेस्टिस, गोनाड्स प्रेजेंट थे। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, जबकि फीमेल में, फीमेल की जो ओवरी है, अंडाशय है, उसमें oogenesis की प्रोसेस के दौरान ओवम का फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। इसे क्या कहेंगे? ये क्या है? ये अंडाणु है और ये क्या है? ये शुक्राणु है। ओके, अब देखिए स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं। आगे यहाँ से, मतलब एक केंद्रक यहाँ से आएगा, एक केंद्रक यहाँ से आएगा, दोनों केंद्रकों का संलयन होगा। ये क्या है? इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस कौन सी है? फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है। और निषेचन के दौरान द्विगुणित जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट, या जिसे अपन
युग्मनज कहते हैं। 2n युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। देखिए हैप्लॉइड ये है, एन ये है, स्पर्म और एन ही ओवम है। जब दोनों मिलेंगे तो एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट बन गया, युग्मनज बन गया। अब देखिए ये जो द्विगुणित कोशिका है इसमें क्लीवेज की क्रिया संपन्न होती है। क्लीवेज या जिसे अपन कहते हैं विदलन। अब इसमें क्या होगा? जाइगोट के अंदर क्लीवेज या विदलन की क्रिया संपन्न होती है। विदलन की क्रिया के दौरान क्लीवेज विदलन की क्रिया संपन्न होती है और ये जो जाइगोट है, एक कोशिका है, द्विगुणित है, ये लगातार अपनी संख्या में वृद्धि करती है। तो एक कोशिका से 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। 1 सेल स्टेज से किसका फॉर्मेशन होगा? 2 सेल स्टेज या 2 सेल एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। 2 सेल एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अब देखिए इसके बाद मैं ऊपर लिख रही हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। 2 सेल एम्ब्रियो बन गया। अब इसमें दोबारा क्लीवेज की क्रिया होगी। ये तो क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप हो गया, क्लीवेज की क्रिया हुई है। अब देखिए 2 सेल से दोबारा देखिए एक बार, मेल और फीमेल सेक्स हैं जो, उनमें मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, फीमेल के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है। ये क्या है? ओवरी और टेस्टिस ये गोनाड्स हैं, ये युग्मक हैं, ठीक है, जनद हैं ये। अब देखिए टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जिसके दौरान स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये स्पर्म सक्रिय होता है, गतिशील होता है। ओके, एगुणित होता है, एक कोशिका होती है, एन होती है, हैप्लॉइड टाइप की होती है। अब देखिए ओवरी के अंदर oogenesis की क्रिया होती है और oogenesis की क्रिया के उपरांत ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु एगुणित होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि जो स्पर्म का निर्माण हुआ है और ओवम का निर्माण हुआ है, इन दोनों का मिलन होता है, दोनों नर युग्मकों का संलयन होता है, दोनों केंद्रकों का मिलन होता है और ये क्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। ओके, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज के अंदर अब क्लीवेज की क्रिया होती है। ये क्या है? ये द्विगुणित कोशिका है, एक कोशिका है। अब इसमें क्लीवेज की क्रिया होती है, लगातार विदलन की क्रिया होती है, क्लीवेज की क्रिया होती है। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, इस प्रकार से कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। ये देखिए समसूत्री विभाजन की तरह होता है, क्योंकि आपको पता है कि समसूत्री विभाजन के दौरान बनने वाली जो संतति कोशिका है उसमें पेत्रक कोशिका से गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल समान रहती है। ओके, लेकिन यहाँ पर इसे समसूत्री विभाजन नहीं कहते, यहाँ पर क्या कहते हैं? इसे विदलन कहते हैं। क्यों? क्योंकि समसूत्री विभाजन के दौरान कोशिका की संख्या और कोशिका के आकार दोनों में वृद्धि होती है, लेकिन जब भ्रूण की अपन बात करते हैं, एम्ब्रियो की जब बात की जाती है, तो एम्ब्रियो में जब विदलन की, जब 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनती हैं तो कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, कोशिका के आकार में बिल्कुल वृद्धि नहीं होती है। कोशिका आकार में वृद्धि नहीं करती, कोशिका संख्या में विभाजित होती है, लगातार संख्या में वृद्धि करती है। इसलिए जो युग्मनज है उसमें होने वाले विभाजन को समसूत्री विभाजन ना बोलकर एक विशेष टर्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्लीवेज या विदलन कहते हैं। समझ में आया विदलन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि विदलन में
कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, उसके आकार में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। जबकि समसूत्री विभाजन में आकार में भी वृद्धि होती है और संख्या में भी वृद्धि होती है। ओके, अब देखिए मैं इसे इरेज करके इस स्टेप के बाद में जो जाइगोट बना है इसके बाद में कौन सी अवस्था आती है उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, देखिए युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया है। अब देखिए ये जाइगोट जो है इसमें क्या होगा, क्लीवेज की क्रिया होती है। जाइगोट में क्लीवेज की क्रिया होती है। और इस युग्मनज से टू सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। किसके दौरान? क्लीवेज के दौरान। किसके दौरान होती है? क्लीवेज के दौरान 2 सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए 2 सेल के बाद में ये 2 सेल एम्ब्रियो है, ये विभाजित होगा, 4 सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। 4 सेल एम्ब्रियो से 8 सेल एम्ब्रियो बनेगा और यहां तक लगातार कौन सा क्या हो रहा है, डिवीजन, क्लीवेज हो रहा है, विदलन की प्रोसेस हो रही है। विदलन, कोशिका की संख्या में लगातार वृद्धि होती है। अब देखिए 8 सेल स्टेज आने के बाद में अब 16 कोशिकाएं बनेंगी, 16 कोशिकाएं बनेंगी और इस 16 कोशिकीय एम्ब्रियो को अपन एक नाम देते हैं। जो 8 सेल स्टेज है इसमें मोरुलेशन की क्रिया होती है। मोरुलेशन की क्रिया होती है और मोरुलेशन की क्रिया के दौरान मोरुला बनता है, मोरुला का निर्माण होता है। अब ये मोरुला कैसा होता है, देखिए मोरुला जो है इसमें जो सेल है वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती हैं, एक के पास एक, एक के पास एक, इस प्रकार से बहुत पास पास सेल व्यवस्थित होती हैं और एक ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेज का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो जो मोरुला होता है उसे अपन बोल सकते हैं कि इसकी आकृति सीताफल या कोरक की बोल के आकार की होती है। ये क्या है, ये सॉलिड स्टेज है, सॉलिड स्टेज है, ठोस अवस्था है। ये किस प्रकार से, इसमें कोशिकाएं 16 की 16 कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास व्यवस्थित रहती हैं। तो देखिए जाइगोट से 2 कोशिकीय एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, 2 से 4, 4 से 8 और 8 कोशिकीय एम्ब्रियो में मोरुलेशन की क्रिया होती है और मोरुलेशन की क्रिया के दौरान मोरुला बनता है। मोरुला क्या है, मोरुला सॉलिड अवस्था है, सॉलिड स्टेज है। ओके, सीताफल के आकार का होता है। ये अपन आपने कोरक की बोल देखी होगी जो पूरी रूप से क्या होती है, अंदर से भरी हुई होती है। इस प्रकार से ही जो आपका मोरुला है वो भरा हुआ होता है, ठोस अवस्था होती है, कोशिकाएं बहुत पास पास होती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। देखिए ये तो विदलन थी, विदलन नंबर 1 प्रोसेस हो गई। ओके, विदलन के दौरान 8 कोशिकाएं बनी। अब मोरुला बनता है, ये कौन सी अवस्था आ गई, दूसरी अवस्था है। नेक्स्ट स्टेप आगे चलें, देखिए मोरुला बन गया। अब देखिए जो ये मोरुला बन गया इसमें क्रिया होती है ब्लास्टुलेशन की। कौन सी क्रिया होती है, ब्लास्टुलेशन की क्रिया होती है। मोरुला और मोरुला के बाद में ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन की क्रिया होती है और ब्लास्टुलेशन की क्रिया के दौरान ब्लास्टुला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला बनता है और ये ब्लास्टुला कैसी अवस्था है,
ये ब्लास्टुला एक सिंगल लेयर्ड अवस्था है, एकल परत होती है, सिंगल स्तर होता है, एकल लेयर होती है। जो कोशिकाएं हैं जो ठोस अवस्था में थी, अब किस प्रकार से वो व्यवस्थित हो जाती हैं, वो कोशिकाएं एक के इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती हैं। और इसमें इसके यहाँ पर पाया जाता है एक कोरक छिद्र या ब्लास्ट छिद्र पाया जाता है यहाँ पर। और इस ये छिद्र धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ब्लास्टोसील कैविटी गुहा का फॉर्मेशन करता है। तो जो ब्लास्टुला है वो कैसी है, सिंगल लेयर्ड अवस्था है, एकल परत होती है। अब देखिए ब्लास्टुलेशन के बाद में ब्लास्टुला का निर्माण होता है और ब्लास्टुला में होता है गैस्टुलेशन की प्रोसेस ब्लास्टुला में संपन्न होती है। गैस्टुलेशन की प्रोसेस ब्लास्टुला के अंदर संपन्न होती है और निर्माण होता है गैस्टुला का। गैस्टुला का निर्माण होता है और जो ये गैस्टुला है ये 3 स्तरीय होती है, 3 लेयर होती है इसके अंदर। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, 3 स्तरीय होती है, 3 स्तरों का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए इस प्रकार से जो ब्लास्टोसील गुहा बनाई थी मैंने, ब्लास्टुला के बाद में ब्लास्टोसील गुहा अंदर की ओर धंसने लगती है और 3 लेयरों का निर्माण कर देती है। तीनों लेयर, बाहर की जो लेयर है उसे बोलेंगे ये क्या है, ये एक्टोडर्म है। इसे क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। इसके जो अंदर की ओर जो लेयर होती है उसे कहते हैं मीजोडर्म। और इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है उसे अपन कहते हैं, अंदर की वो जो लेयर होती है उसे कहते हैं एंडोडर्म और इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है उसे कहते हैं मेसोडर्म। अगर मैं पर्टिकुलर मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में इन लेयरों के बनने का क्रम, पहले एक्टोडर्म बनती है, फिर एंडोडर्म बनती है और उसके मध्य बीच में फिर मेसोडर्म का निर्माण होता है। अब देखिए ये आपकी 3 लेयर स्ट्रक्चर बन गई, गैस्ट्रुला का निर्माण हो गया। गैस्ट्रुला क्या होता है, गैस्ट्रुला 3 स्तरीय संरचना होती है, 3 स्तर बन गए और इन 3 स्तरों का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। देखिए 3 स्तर बन गए। अब इसमें क्या होता है, अब इसके अंदर न्यूरुलेशन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, इसके अंदर न्यूरुलेशन की क्रिया होती है और न्यूरुला का निर्माण होता है। न्यूरुलेशन की क्रिया होती है और न्यूरुला का निर्माण होता है। अब देखिए न्यूरुला में क्या होता है, न्यूरुला के अंदर जो 3 जर्म लेयर बनी है वो अपना क्या करने लगती हैं, ये गति करने लगती हैं। ये तीनों की तीनों मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट करने लगती हैं, गति करने लगती हैं तीनों लेयर। देखिए अंदर की ओर तो एंडोडर्म, बीच में मेसोडर्म और बाहर की ओर कौन सी हो गई, एक्टोडर्म लेयर उपस्थित होती है और इन तीनों लेयर का अपना अपना अलग अलग काम होता है। ओके, गैस्ट्रुलेशन के बाद में जो गैस्ट्रुला बना है, 3 जर्म लेयर जो बनी है उनका अपना अलग अलग काम होता है और ये अपना अलग अलग काम करती हैं। किस प्रकार से कौन सी लेयर कौन से अंग का निर्माण करती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए किस प्रकार से इनमें एक्टोडर्म क्या करती है, एंडोडर्म क्या करती है, मेसोडर्म क्या करती है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आपको पता चलेगा कि कौन सा स्तर हमारे शरीर में, कौन से स्तर ने किस अंग का निर्माण किया है और कौन से स्तर ने किस अंग का निर्माण किया है। देखिए ये तीनों स्तर इनका अपना अलग अलग कार्य है। अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई
कोशिका में विभाजन करने में कमी रह जाती है, सपोज करो एक्टोडर्म में कोई कमी रह गई है, एक्टोडर्म की कोशिकाओं में विभाजित नहीं कर पाई हैं, वो विभाजन नहीं कर पाई हैं, उस विभाजन नहीं करने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मादा द्वारा धूम्रपान का सेवन करना या फिर नशीले पदार्थों का सेवन करना, तो जो एम्ब्रियो है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, जिससे वो जो सेल हैं वो ठीक से विभाजन नहीं कर पाती और विरूपता उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए कौन सी जर्म लेयर किसका निर्माण करती है उसके बारे में बताऊंगी। आपको ये समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखिए पहले एक एक की बात करेंगे। पहले एक्टोडर्म, देखिए जो बाह्य स्तर है, बाहर की ओर जो स्थित स्तर है वो आपकी अधिचर्म, अधिचर्म जो आपकी ये एपिडर्मिस है ना, अधिचर्म इनका, इसके ऊपर उपस्थित हेयर का, इसके अलावा तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है कौन? आपकी जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान, जो गैस्ट्रुला भवन के दौरान गैस्ट्रुला भवन के दौरान जो एक्टोडर्म बनी है वो अधिचर्म और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। अब देखिए दूसरी आपकी आती है मीसोडर्म। दूसरी लेयर कौन सी है? मीसोडर्म। मध्य स्तर। देखिए इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? ये चर्म पेशियों का, जो आपकी चर्म पेशियां हैं उनका निर्माण करती है, चर्म पेशियों का, हृदय का, रक्त का, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र का। इसके अलावा देह गुहा की भित्ति, देह गुहा की भित्तियों का एवं जनन अंगों का फॉर्मेशन करती है, जनन अंगों का निर्माण करती है। मीजोडर्म के क्या काम है? चर्म पेशियों का निर्माण करती है, हृदय का निर्माण करती है, रक्त का, इसके अलावा परिसंचरण तंत्र का, जो जनन अंग है, सेक्स ऑर्गन है उनका, इसके अलावा देह गुहा की जो भित्तियां हैं उनका फॉर्मेशन करती है। ओके, ये हुआ मीजोडर्म के कार्य। अब देखिए अपन एंडोडर्म के कार्य और देख लेते हैं कि एंडोडर्म जो लेयर है वो क्या क्या काम करती है। जो अंतः स्तर है उसके द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं। देखिए जो श्वसन अंग है, श्वसनांग जो है उनका फेफड़े, इसके अलावा आहार नाल, एवं संबंधित ग्रंथियों का, आहार नाल व आहार नाल से संबंधित जो ग्रंथियां हैं, संबंधित ग्रंथियों का, जैसे यकृत आदि का निर्माण कौन करता है? आपकी जो एंडोडर्म लेयर होती है, जो अंतः स्तर होता है, उसके द्वारा इनका फॉर्मेशन किया जाता है। तो तीनों जर्म लेयरों का अपना अपना काम होता है, ये अपना अपना काम करती हैं और जो गर्भकाल पूरा होने के बाद में एक बेबी का फॉर्मेशन या बेबी का निर्माण हो जाता है। तीनों लेयर अपना अपना काम करती हैं। देखिए जो एंडोडर्म होती है, जो एक्टोडर्म है, बाह्य स्तर है, वो अधिचर्म और तंत्रिका तंत्र का, जो आपकी
आपकी जो तंत्रिका तंत्र है उससे क्या किसका निर्माण हो गया, आपकी जो बॉडी है उसको आकार प्राप्त हो गया कि एक पर्टिकुलर ये आकार होगा। ठीक है, जो मध्य स्तर होता है वो चर्म पेशी, हृदय, रक्त परिसंचरण तंत्र एवं देह गुहा की भित्ति और जो जनन अंग है उनका निर्माण करती है। एंडोडर्म जो है अंत स्तर है, वो श्वसनांग जैसे फेफड़े हैं उनका, आहार नाल एवं उससे संबंधित जो ग्रंथियां हैं जैसे यकृत, उन सभी का फॉर्मेशन कौन करती है, आपकी मीसोडर्म करती है। इस प्रकार से देखिए जब अपन डेवलपमेंट की फेजेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, मेल और फीमेल गैमेट बने। मेल और फीमेल गैमेट बनने के बाद में स्पर्म और ओवम बन गए। अब उसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, निषेचन होगा। निषेचन में क्या होता है कि जो नर और मादा युग्मक हैं उनका संलयन होता है, उनके केंद्रकों का संलयन होता है, जिसके दौरान द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। अब द्विगुणित जाइगोट के अंदर विदलन होता है, क्लीवेज की क्रिया होती है और ये एक कोशिका दो कोशिकाओं में 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से अपनी संख्या में वृद्धि करती है। 16 कोशिकीय जो एम्ब्रियो है उसे अपन मोरूला कहते हैं। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं बहुत पास पास व्यवस्थित होती हैं, ठोस अवस्था होती है, ये सीताफल के आकार का होता है मोरूला। ओके, अब मोरूला के अंदर ब्लास्टुलेशन की क्रिया होती है, ब्लास्टुला बनता है। ये ब्लास्टुला क्या होता है, ब्लास्टुला एक खोखली गुहा होती है, वन सिंगल लेयर्ड होता है, एकल स्तरीय होता है। इसमें जो कोशिकाएं हैं जो बीच बीच में व्यवस्थित थी, ठोस अवस्था में थी मोरूला में, अब वो क्या करती हैं, वो परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाती हैं और एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती हैं। अब जो ब्लास्टुला है उसके अंदर गैस्ट्रुलेशन होता है और गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। ये गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो गैस्ट्रुला बना है ये त्रिस्तरीय संरचना होती है, 3 स्तर होता है इसमें, बाहर की ओर एक्टोडर्म, अंदर की ओर एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। इसमें क्या होता है, न्यूरुलेशन होता है, न्यूरुला का निर्माण होता है और ये अब गति करने लगती हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट इनमें होता है और तीनों लेयर अपनी अपनी ओर व्यवस्थित होने लगती हैं। बाहर की ओर एक्टोडर्म, अंदर की ओर मीजोडर्म और अंदर की ओर एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म उपस्थित हो जाती है, अपना अपना काम करते हैं। इस प्रकार से एक जो डेवलपमेंट है किसी भी एनिमल का उसमें ये सारी अवस्थाएं पाई जाती हैं। ओके, इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको फर्टिलाइजेशन क्या है, विदलन किस प्रकार से होता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स ए लॉट।